जो पूनम सती जी हैं वो लोकगीतों के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं या मांगल गायन के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं? पिंजारी का सोआ अटारी का सोआ दिया सोआ तो स्वागिन्यो न्यो तो लोगों का मांगल के प्रति कैसा दिखता है आपको रुझान? जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कैसे लेते हैं इस चीज़ को? अच्छा लगता है कि हमसे जो जूनियर कलाकार थे आगे बढ़ाया इस चीज़ को। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्यों करें, हम सिर्फ गीत गाएंगे, मंचों में प्रोग्राम करेंगे। हाँ। और मुझे अच्छा लगता है कि नए कलाकार भी इस चीज़ को सीख के और कर रहे हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये मुझे खुशी होती है। सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा संगीत वाले जीवन में? कोई संघर्ष ऐसा था जो फेस करने में बड़ी दिक्कत आई हो? समाज में लोग बहुत से बोलते थे कि इतने आप लोग इतने दूर दूर लड़की को भेज रहे हो, लेट नाइट होती है प्रोग्राम, लोग रात रात को घर आ रहे हैं, अब प्रोग्राम होंगे तो लेट भी होगी। मुझे शुरुआती दौर में किसी बहुत बड़े गायक ने अपने साथ नहीं गवाया कि जिसकी वजह से आजकल तो फिर भी लोगों को मिल जाता है ऐसा सौभाग्य कि कुछ सिंगर अपने साथ गवाते हैं तो उनकी मार्केट बन जाती है। फ्यूचर के लिए क्या प्रोजेक्ट्स हैं मैम? मांगल और लोकगीत तक ही हैं या फिर कुछ और भी आप सोच रही हैं? जो नए गायक हैं भले वो म्यूज़िक देके उसे नए ट्विस्ट कर रहे हैं, उसमें वो अच्छा भी लगता है, बट मैं हमेशा चाहूँगी कि शब्द ऐसे हों, मतलब वल्गैरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। आपने गाना शुरू किया होगा तो पहले दिन ही तो उसको सब चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, सबके जीवन में स्ट्रगल्स रहते हैं, तो आपको कितने दिन स्ट्रगल करना पड़ा? यतो कार्य सुफल हलिनाये, यतो कार्य सुफल हलिनाये। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का द DMD शो पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में उत्तराखंड की एक ऐसी आवाज़ हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लोकगीत को, उत्तराखंड के मांगल को न सिर्फ मंच तक पहुंचाया बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचाया। एक बहुत ही सुरीली आवाज़ की धनी और जानी मानी लोक गायिका पूनम सती जी। आइए और स्वागत करते हैं पूनम सती जी का। बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताएं। तो जैसा कि आप एक लोक गायिका हैं हमारे उत्तराखंड की, बहुत अच्छी लोक गायिका हैं, तो संगीत में आना कैसे हुआ? ये गायन क्षेत्र में जो आप आई, कैसे आई? देखिए, सिंगिंग का शौक तो मुझे बचपन से था। अच्छा। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसे प्रोफेशनली आगे करूँगी, क्योंकि मैं वैसे साइंस की स्टूडेंट थी। अच्छा। बायो थी मेरे पास, मतलब सपना तो था, मम्मी भी ये चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। हाँ, सभी की मम्मियों का सपना होता था। और मतलब मेरा भी था वैसे, थोड़ी पढ़ाई में भी ठीक थी मैं, बट सिंगिंग का शौक जो था स्कूल टाइम से ही था। जितनी भी कल्चर एक्टिविटी होती थी मैं उसमें बहुत पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा। तो स्कूल टाइम से थोड़ी फेमस हो गई थी पूरे स्कूल में कि ये गाती है। तो जब मेरी मौसा जी, उन्होंने मुझे सुना, मौसा जी ने, तो वो मुझे देहरादून लेके आए। मैं ऋषिकेश में पली बड़ी हूँ, वहीं पैदाइशी हम लोग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार एक कार्यक्रम में देखा, तो उनके एक फ्रेंड थे यहाँ पर, खंडूरी जी, राजेंद्र खंडूरी जी। उन्होंने एक मूवी भी बनाई थी बहुत पहले, रे बार करके। हाँ। मुंबई से थे वो। उनका एक यहाँ पे एक मंच हुआ करता था, संगम सांस्कृतिक मंच, उसमें और भी काफ़ी आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया कि ये हमारी बिटिया गाती है। और फिर मैंने एक ऐड पढ़ा था, एक पेपर में आया था कि हमें गढ़वाली सिंगर चाहिए। तो उस समय मैं गढ़वाली इतना गाती नहीं थी, मतलब बचपन से हिंदी सॉन्ग ही गाती थी। तो उसके बाद जब मैंने ऐड पढ़ा तो मैं वहाँ गई इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा मुझे गाना है, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने म्यूज़िक में क्या किया है। मैंने कहा म्यूज़िक तो मेरे पास है नहीं सब्जेक्ट। तो कि यहाँ पे जो इंटरव्यूज़ के लिए आए थे किसी ने म्यूज़िक से MA किया है, कोई MPhil है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सीख लेती हूँ, सीखती भी हूँ साथ में। उन्होंने कहा आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गाते अच्छे हैं, बट आपको सीखना भी चाहिए। फिर मैंने प्राइवेट क्लासेस लेनी शुरू करी। फिर जहाँ मैं सीखने जाती थी, मैम ने कहा कि तुम सब्जेक्ट भी ले लो, इसमें अच्छा है म्यूज़िक। फिर 12th मैंने दोबारा म्यूज़िक लेके किया, फिर MA म्यूज़िक से किया। अच्छा। तो फिर जब मैं यहाँ मिली काफ़ी लोगों से जिनके यहाँ पे मंच थे, तो संस्कृति विभाग की ओर से मैं कार्यक्रम के लिए भी जाने लगी उनके साथ। फिर वो शुरुआत ऐसे ही हो गई बस। फिर धीरे धीरे शौक हुआ तो अच्छा लगने लगा फिर कि अब मैं अपने उत्तराखंड के गीत संगीत को सीखूं और इन्हें मंच पे गाऊं, सब तक पहुँचे हमारे उत्तराखंड के लोकगीत।
फैमिली का कैसा सपोर्ट था, क्योंकि मम्मी तो डॉक्टर बनाना चाह रही थी, नहीं, आप उन्हें आ गई गायन में। सिंगिंग भी उन्हें पसंद थी। हाँ। और मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता था जब भी कहीं ऐसे कोई फंक्शन होते थे, या कभी पहले कहते थे ना ऑर्केस्ट्रा आती थी, शादी हाँ, होती थी हमारे आस पड़ोस में, जब भी आते थे तो सबने स्कूल टाइम को से देखा ही था मुझे गाते हुए, तो सभी लोग फोर्स करते थे एक गाना तुम भी गाओ, एक गाना तुम भी गाओ। तो पापा बैठे रहते थे उस फंक्शन में, किसी भी शादी वगैरह में कि अभी गाएगी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो पापा बहुत सपोर्ट करते थे। जब मैंने कहा मुझे देहरादून में जाके सिंगिंग ये सीखना है, म्यूज़िक, तो पापा ने फिर मौसा जी के पास मुझे भेज दिया था यहाँ देहरादून में। फिर इस तरह से फिर ये चलता रहा। तुम और मम्मी को कैसा लगा? मम्मी को भी अच्छा लगा। अच्छा, फिर नहीं कहा कि डॉक्टर बनना था? नहीं, कहा उन्होंने फोर्स नहीं किया, वो उनका अच्छा, सपना था। मेरा भी था कि मैं बनूं, बट उनको फिर ये भी अच्छा लगता था। डेस्टिनी कहीं और ही ले आई आपको। वो होता है ना, जहाँ आपका लिखा होता है, आप कितना भी चाहें कि वो रास्ते भगवान फिर खुद उधर ही के बनाता है, उस साइड के। ये तो है। हाँ। आज का जो हमारा संगीत है, जो हम लोग संगीत की बात करें, या जो अपना हमारा गढ़वाली संगीत है, जी। तो कहाँ पर देखती हैं आप उसे? क्या लगता है आपको? देखिए, वैसे आजकल थोड़े नया म्यूज़िक भी आ रहा है, ऑडियंस वो पसंद भी कर रही है। देखिए, परिवर्तन तो साथ साथ चलता ही है, ये मतलब हर चीज़ में बदलाव आता है समय के साथ साथ। आप पुराने बॉलीवुड के भी अगर गाने देखेंगे, उस दौर के अलग थे, हाँ। अब के अलग हैं। तो जैसे ऑडियंस होती है उस हिसाब से बदलाव भी ज़रूरी होता है। पर मैं ये चाहती हूँ कि जो लोक संगीत की जो आत्मा है वो कभी नहीं मरनी चाहिए। एक तो जो नए गायक हैं, भले वो म्यूज़िक दे के उसे नए ट्विस्ट में कर रहे हैं, उसमें वो अच्छा भी लगता है, बट मैं हमेशा चाहूँगी कि शब्द ऐसे हों, मतलब वल्गैरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, शुद्ध अर्थपूर्ण शब्द हो। हाँ, बिल्कुल अर्थपूर्ण हो, बट अर्थ भी अच्छे हों। जो हमारे मतलब आगे की पीढ़ी कुछ अच्छा सीखे उनसे। पहला गाना कौन सा गाया था मैम, याद है आपको? पहला एक मैंने सॉन्ग गाया था, माया लेगे। अच्छा, हाँ, एक लव सॉन्ग था। हाँ, गढ़वाली सॉन्ग था। थोड़ा सा गा के सुनाएंगे आप? जी बिल्कुल। एक पूर्णा फिल्म्स के लिए मैंने वो गाया था। उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाऊंगी। हाँ। हो माया लेगे, माया लेगे, माया लेगे, माया लेगे, मेरा दगड्या त्वे माँ मेरी माया लेगे, मेरा गेल्या त्वे माँ मेरी माया लेगे। रात तेरा सुपन्या, दिन माँ तेरू ख्याल, बहुत बुर होंदो माया को जंजाल। रात तेरा सुपन्या, दिन माँ तेरू ख्याल, बहुत बुर होंदो माया को जंजाल, माया को जंजाल। तेरा प्रीत का रंग मारंगी क्यों, तेरा प्रीत का रंग मारंगी क्यों, माया लेगे, माया लेगे, माया लेगे, माया लेगे, मेरा दगड्या त्वे माँ मेरी माया लेगे। बहुत सुंदर आवाज तो आपकी, बहुत सुंदर है। थैंक यू। सामने और भी अच्छी लग रही है बजाय रिकॉर्डिंग के। थैंक यू। सामने जब आप गा रही हैं तो नेचुरल जो है ना वो बड़ी अच्छी, मतलब वाइब्रेशंस बड़ी अच्छी हैं आपकी आवाज में। थैंक यू। तो जैसे हमारे जो लोकगीत होते हैं मैम, उसमें जो हमारे पहाड़ की जो पीड़ा है, जो दर्द हम दिखाते हैं, जो खुशबू है हमारे पहाड़ों की, या जो प्रेम है, मिठास है, कैसे महसूस करती हैं आप अपने? देखिए, जब मैं कार्यक्रम के माध्यम से ही मैंने अपने उत्तराखंड को देखा जाना, क्योंकि हम तो पैदाइशी ऋषिकेश में रहे, हमने ऋषिकेश का ही देखा, वहाँ ना पहाड़ हम बस दूर से देखते थे। जब हम लोग कभी गंगा जी आरती के लिए जाते थे, मैं सामने के पहाड़ देखती थी जब मैं छोटी थी, तो मुझे बहुत मन होता था अंदर से कि भगवान कभी मैं जाऊँगी कभी पहाड़ों में। अच्छा। तो मेरे दादाजी, क्योंकि हमारा गांव भी नज़दीक था, यमकेश्वर ब्लॉक है, किमसार, मतलब हाँ, सुबह जाओ शाम को आ जाओ। तो मेरे दादाजी जब गांव में जाते थे तो मुझे ये भी नहीं मालूम था, क्योंकि मुझे अपनी बचपन की यादें हैं अभी कि मैं क्या बातें उनसे करती थी। मैं दादी से पूछती थी आप पहाड़ों पे चढ़ते कैसे हो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था वहाँ रोड होती है, क्योंकि हमें सामने से तो सीनरी में दिखाते ना ऐसे पहाड़ बने हुए, बन गया, उसमें रोड तो बनी दिखती नहीं थी। तो मैं दादाजी को बोलते आप ऐसे शायद रस्सी फंसा के ऐसे चढ़ते होंगे ना पेड़ों में। और दादाजी बोलते हैं हाँ ऐसे ही चढ़ता हूँ। फिर मुझे लगता है हर पहाड़ में बर्फ़ पड़ी होती होगी, बल्कि हमारे गांव में बर्फ़ नहीं पड़ती है तो नज़दीक है। तो मैं अपने दादाजी के जूते देखने जाती थी जब वो आते थे गांव से, बोलते वहाँ बर्फ़ पड़ी थी, दादाजी कह रहे हाँ बहुत बर्फ़ थी। फिर बोलते आपके जूतों में तो बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं लगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मेरे अंदर जिज्ञासा होती थी कि मैं भी जाऊं वहाँ पर। और मैं हमेशा भगवान से प्रे भी करती थी कि भगवान मेरा काम कुछ ऐसा हो कि मैं जब पहाड़ों में जाऊं, सुबह गाड़ी में बैठूं, शाम को घर पहुंचूं। और सच में ऐसी हुआ कि मतलब इतना सफ़र अब करना पड़ता है। पहाड़ों को जब देखा, और पहाड़ी खाना वाना ये सब तो हमारे घर में बनता ही था, दादी लोग बनाते थे, माँ बनाती थी। पर मुझे जब मैंने गांव में देखा, इतने सुंदर सुंदर गांव, लोग कई खाली हो चुके हैं, अभी भी हम जाते हैं तो पलायन इतना हो चुका है। तो थोड़ा बुरा लगता है अपने पहाड़ के लिए कि उत्तराखंड जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो सपने हमारे उत्तराखंड के लोगों के पूरे नहीं हुए। ऐसे ऐसे गांव हैं जो इतनी उपजाऊ धरती को लोग छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए। हाँ, बस तो वो बड़ा दुख होता है कि पहाड़ के लोग अब हैं ही नहीं, और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम हो कि हम भी वहाँ पर रहें, हमारे बच्चे अगर वहाँ पे एजुकेशन मिल जाए, उनके लिए हेल्थ की सुविधा वहाँ पर हो जाए, तो कौन छोड़ना चाहेगा। इतनी अच्छा एनवायरनमेंट होता है, इतना अच्छा वहाँ पानी है वहाँ का। हम जब भी जाते हैं तो हम वहाँ बिस्लरी का पानी कभी नहीं लेते बॉटल में, हम बिस्लरी का पानी गिरा के फिर जो धारे के पानी आते हैं ना वो पीते हैं। वो डाइजेशन के लिए इतना अच्छा है, हेल्थ के लिए। पहले कहाँ इतनी बीमारियां होती थी। हमारा जो पहाड़ का खाना होता था, कोदे की रोटी, झंगोरा, वो अपने आप में ही औषधि का रूप है। वो खाना अब छूट गया। अब लोग देहरादून या शहरों में, दिल्ली कहीं भी रह रहे हैं, चाइनीज़ फूड ज़्यादा खा रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं कि हम बच्चे, आजकल की जो पीढ़ी है वो आपको हमेशा चाइनीज़ रेस्टोरेंट के सामने इतनी भीड़ आपको शाम के टाइम देहरादून में दिख जाएगी। लोग चाउमीन, मोमो खा रहे हैं, जबको सबको पता है ये अनहेल्दी फूड है। हमारा पहाड़ का खाना छूट गया, पहाड़ का पानी छूट गया, उतना अच्छी हवा, पानी, वो सब छूट चुका है। सिर्फ ये कुछ क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, और इसका हमेशा मुझे मलाल रहता है। तो जैसे मैम आप गायन के क्षेत्र में, तो आपको तो कभी बाहर भी जाना होता होगा घर से, तो कैसे घर में मैनेज होता है बीइंग अ लेडी? मतलब आपको बच्चे भी देखने होंगे, हस्बैंड है, घर परिवार है, कैसे कभी कोई दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कतें आती हैं। आप तो खुद भी लेडी हैं, मुझे पता है, आप भी फील कर सकती हैं उस चीज़ को। कि बच्चों को, अभी भी आपके पॉडकास्ट के लिए मेरा बेटा कॉलेज गया तो सुबह के सारे काम निपटा के मैं उसको लंच वंच सब तैयार करा के सबको खिला के फिर यहाँ आई हूँ। थोड़ा लेट भी मुझे हो गया तो वो सब करना पड़ता है, और फिर उस हिसाब से रखना पड़ता है घर में कि अब हम 2-3 दिन के लिए बाहर हैं तो काम के लिए फिर खैर परेशानियां तो आती हैं। हाँ। लेकिन अच्छी बात है कि आप मैनेज, आप क्या मतलब महिलाएं कर ही लेती हैं, खैर मैनेज बिल्कुल करना पड़ेगा अगर काम करना है तो। हाँ। फिर क्योंकि अब हमें आदत भी हो गई काम करने की ना। अगर हम 2-3 दिन घर पे रहते हैं तो हमें लगता है यार हम कुछ कर ही नहीं रहे, धरती पे बोझ सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं। मुझे तो फील होता है, पता नहीं औरों को होता कि नहीं होता। मुझे लगता है हमें करना चाहिए, जो हमारे अंदर टैलेंट है, हम अगर कर सकते हैं जब तक, तो हमें करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अच्छा मैम, जब आपने गाना शुरू किया होगा तो हर किसी कलाकार को ये होता है कि पहले दिन ही तो उसको सब चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, सबके जीवन में स्ट्रगल्स रहते हैं। तो आपको कितने दिन स्ट्रगल करना पड़ा? फर्स्ट रिकग्निशन कब मिली थी आपको? दिन नहीं कह सकते, सालों लग जाते हैं। हाँ, मतलब कितना टाइम? मुझे शुरुआती दौर में किसी बहुत बड़े गायक ने अपने साथ नहीं गवाया, कि जिसकी वजह से आजकल तो फिर भी लोगों को मिल जाता है ऐसा सौभाग्य कि कुछ सिंगर अपने साथ गवाते हैं तो उनकी मार्केट बन जाती है। तो मैंने अपने गीत खुद ही निकाले, कुछ मंचों पे खुद ही परफॉर्मेंस दी, धीरे धीरे पहचान करके बनी। जैसे संस्कृति विभाग के माध्यम से कार्यक्रम किए, या दूरदर्शन आकाशवाणी में ऑडिशन दिए, वहाँ पर तब जाके हमारा सिलेक्शन हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि हमें कोई बड़े सिंगर्स के साथ अब एकदम से मौका मिला तो हमारी मार्केट बन गई, ऐसा नहीं हुआ या किसी बहुत बड़े चैनल ने गवा दिया। तो अपने आप खुद से। किस गाने से रिकग्निशन मिली थी? कोई गाना याद है आपको? आप सुना पाएंगे? जी, मैंने एक हमारे चमोली साइड का एक बहुत ही पारंपरिक लोकगीत है, वो मैंने गाया था। नंद किशोर हटवाल जी की एक बुक है चांचड़ी झमाकों से मैंने वो गीत लिया था। उसकी पारंपरिक धुन कुछ और थी, बट उसकी धुन को मैंने थोड़ा अपने हिसाब से बना के उस माँ नंदा के गीत को गाया था, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसी से मुझे थोड़ी बहुत एक छोटा सा सुना दीजिए आप उसको। जी हाँ, क्योंकि अभी अगर आपको याद हो तो आप सुना। नहीं, क्यों नहीं याद है उस क्योंकि वो रिकग्निशन आपको मिली है तो याद तो होगा। हाँ, वैसे अभी 2026 में नंदा देवी राजत होनी भी थी, बट किसी कारणों से अब इस साल नहीं हो पा रही है। तो नंदा देवी राजत पर ही आधारित है ये लोकगीत वहाँ का, कि ये नंदा देवी राजत किन पड़ावों से होके गुजरती है, कैसे कैसे लोग उसमें भेंट चढ़ाते हैं, लोग उसके साथ जाते हैं, लोगों की क्या भावना होती है। तो थोड़ा सा 2 लाइन मैं आपको सुनाऊंगी।
बधाणे की नंदा भगवती, बधाणे की नंदा भगवती, बधाणे की नंदा भगवती, बधाणे की नंदा भगवती। अन माता धन माता भगवती, जसीली हुई जाया भगवती, कुलिष्ट भवानी भगवती, कुलिष्ट भवानी भगवती, बधाणे की नंदा भगवती, बधाणे की नंदा भगवती, बधाणे की नंदा भगवती, बधाणे की नंदा भगवती। स्टेप आप यूट्यूब पे से पूरा सुन सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब में ये अवेलेबल है पूरा? हाँ, गाना सुनाऊंगी तो फिर टाइम कम रहेगा आपके पास बातचीत करने का। नहीं, हमें तो आपसे 2-2 लाइनें ही सुननी है ताकि जी, हमें जी। ये भी पता चलता रहे कि आपके जीवन में कौन कौन से पड़ाव आए हैं। नंदा जी। देवी के तो अलग आपके जीवन के पड़ाव भी पता चलते रहे, क्योंकि एक जी, जी। संघर्ष भरा सफर ही होता है जब बिल्कुल, आप बिल्कुल, कुछ चीज़ बिल्कुल। अचीव करते हैं। तो जहाँ तक मुझे थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में कि आप मांगल भी बहुत समय से गा रही हैं, और जो मंचों पे या इस तरह से आपने कार्यक्रमों में जो मांगल गायन शुरू किया, आपका कहना है कि बहुत टाइम पहले से आपने ये शुरू कर दिया था। जी, तो जी। कब से शुरू किया और कैसे आपको ध्यान आया ये मांगल को इस तरह से गाने का? देखिए, मैंने सबसे पहले ये किया था एक बार 2012 में एक शादी हुई थी बौखंडी फैमिली में। अच्छा। वो रहते हैं प्रेम नगर में, देहरादून में। हाँ, तो उस टाइम में हमारे पास सोशल मीडिया वगैरह हम इतना चलाते नहीं थे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम करवाया था अपनी बिटिया। वो रहते थे बाहर, फॉरेन में रहते थे उनके बच्चे, तो वो यहाँ उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को अपना कल्चर दिखाना चाहते हैं। तो हमने वो बौखंडी जी के घर पे, उन्होंने कहा आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, गढ़वाली उत्तराखंड के जो मांगल होते हैं हल्दी हाथ में। मैंने कहा बिल्कुल। तो हमारे फैमिली में मेरी नानी लोग गाते थे इसको, मेरी नानी और मेरी मम्मी की जो फूफू होती थी, यानी हम बूढ़ी जी बोलते हैं, तो उनको हम उस समय कहते थे लता राशा की जोड़ी। तो हर किसी की शादी में गाते थे मांगल। हाँ, मतलब हर किसी का मतलब फैमिली में। हाँ। क्योंकि मेरी मम्मी की जो फैमिली है, धसमाना है मेरी मम्मी, तो उनकी अपनी फैमिली इतनी बड़ी है, वहाँ पे उनके चाचा ताऊ सब आसपास ही रहते हैं, उनकी बुआ वगैरह। तो हम उसे ये मतलब मम्मी को मजाक में भी बोलते थे कि इसको जिला घोषित कर देना चाहिए। जब कभी उनकी बारात जाती है तो कम से कम 1 या 2 बस तो उनके लिए चाहिए होती थी। तो वहाँ हर साल फैमिली में शादी होती थी, तो हम उनके मुँह से ही मांगल सुनते थे। तो हमने पहले बौखंडी जी की फैमिली में ये मांगल का प्रोग्राम किया था। वहाँ से आपने शुरू किया। फिर उसके बाद यहाँ पे अनिल बिष्ट जी और उषा नेगी जी, नंदा सिंह नेगी जी की वाइफ जो हैं, उन्होंने फिर मांगल का कार्यक्रम देहरादून में किसी का करवाया था, तो उसमें हम लोगों ने ही गाया था। मैं थी, मेरे साथ और भी कलाकार थे। उनियाल जी की शादी थी, तो वो बहुत वायरल हुआ था क्योंकि उन्होंने उसे बिल्कुल ही प्रोफेशनली तरीके से वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डाला था। अच्छा। तो उसको बहुत से मिलियंस में उसके व्यूज गए थे उस वीडियोस के। आप भी उसमें गा रही थी? हाँ, मैं भी उसमें थी। अच्छा। तो इस तरह वो तब से वो शुरू हो गया था। थोड़ा सा गाएंगी, कौन सा मांगल था वो? मांगल तो उसमें बहुत थे, विदाई तक के मांगल थे पूरे। हाँ। जैसे हर जैसे आप हल्दी के टाइम कुछ और मांगल होते हैं, हर फंक्शन में हल्दी शादी का जैसे हल्दी से शुरू होता है, उसके बाद जब बारात स्वागत के अलग मांगल होते हैं, जब पिठाई लगती तब अलग मांगल होते हैं, विदाई फेरों में अलग होते हैं, विदाई के अलग। तो ऐसे था। तो मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। यतो कारिज सुफल हलिनाये, यतो कारिज सुफल हलिनाहे, जया जया आज शुभ दिना है, जया जया आज शुभ घड़ी है, पिंजाड़ी गिन्यो न्यो। तो जो सबसे पहले हम न्योता देते हैं हर घर में जाके। अच्छा, ये स्टार्टिंग वाला? हाँ, स्टार्टिंग। उससे पहले तो खैर देना हुई, हम अपने पितृ देवताओं को, इष्ट देवताओं को याद करते हुए गाते हैं, जो आपने जो कॉमनली सुना जाता है। हाँ। उसके बाद जैसे हम सुहागनों को न्योता देते हैं, जो मतलब मंगलेरी नारी हो गई है। अच्छा। या जितनी भी सुहागन आती हैं, हल्दी हाथ में कहते हैं, सुहागन औरतें हल्दी लगाती हैं। हम ब्राह्मण को न्योता देते हैं या औजी को न्योता देते हैं, तो उसमें इस टाइप से उसका वर्णन है। और अब तो मैं देख रही हूँ कि मांगल पुरुष भी गा रहे हैं। वैसे ये वर्जित है अगर हम इसे संस्कृति के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमेशा उसमें एक लाइन आती है, पहली न्यूती वेदमुखी मरवा। हाँ। तब न्यूती औजी को बेटा। फिर आता है कि तब न्यूती मंगलेरी नारी। उसमें कहीं ये नहीं है कि मंगलेर नर। हाँ। या पुरुष। इसलिए वैसे सुहागन औरतें ही इसको गाती हैं।
पर अब ऐसे बहुत सारी चीजें में थोड़ा सा ट्विस्ट आ ही गया। अब लड़के भी गाने लग गए ये अलग बात है। पर अब जैसे मैं पहले देखती थी तो हल्दी में पुरुष नहीं देते थे, अब मतलब मैंने अपनी पहले ही देखा हुआ है ना, जब हम छोटे छोटे थे, लेकिन अब देखते हैं तो पुरुष भी सब देते हैं, घर के सारे लोग देते हैं। तो वो चेंजेस शायद समय के हिसाब से, जैसा आप कह रही थी कि परिवर्तन होता रहता। तो लोगों का मांगल के प्रति कैसा दिखता है आपको रुझान? जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कैसे लेते हैं इस चीज को? आप तो बहुत जगह जाती होंगी। जी, बहुत अच्छा, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए अब बहुत से लोग करवा भी रहे हैं। अब इसको ट्रेंड चल पड़ा है और जिसका जैसा बजट होता है फिर भी वो कोशिश करते हैं, तो सभी लोग करते हैं आजकल। मतलब अगर बजट है आपके पास तो, पर लोग इसे बहुत पसंद करते हैं कि ये होना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि कैसे हमारे ये संस्कार गीत होते हैं, ये किस अवसर पे कौन से मांगल गीत गाए जाते हैं, तो इसी से उनको पता भी लगता है आगे, तो अच्छा रिस्पांस मिलता है। मतलब तो आज जो आपका मतलब जो पूनम सती जी हैं वो लोकगीतों के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं या मांगल गायन के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं? देखिए, मांगल भी करती हूँ बट लोकगीतों के लिए ज़्यादा लोग जानते हैं। मांगल के लिए भी इसीलिए कि चलो हमने ये शुरुआत की थी और हमारे साथ कई कलाकार हैं जो हमारे साथ टीम में थे, अब उन लोगों ने भी आगे इस चीज़ को प्रचार अच्छे से किया है, वो भी कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि हमसे जो जूनियर कलाकार थे उन लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इस चीज़ को। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्यों करें, हम सिर्फ गीत गाएंगे, मंचों में प्रोग्राम करेंगे, पर मुझे अच्छा लगता है कि नए कलाकार भी इस चीज़ को सीख के और कर रहे हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये मुझे खुशी होती है। आपके अनुसार अगर हम बात करें तो एक सही मायने में लोकगीत होता क्या है? क्योंकि आजकल तो हर कोई लोक गायक, आपने देखा होगा, लोकगीत बोल देते हैं, लोक गायक बोल देते हैं। आप किस चीज़ को सबसे मतलब क्या प्रभावशाली परिभाषा है आपके अनुसार लोकगीत की? देखिए, लोकगीत का मतलब जिसमें लोक की बातें होती हैं। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था कि अब राइटर कोई ना कोई तो होता होगा। राइटर मतलब उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे कि उसको वो लिख के लिपिबद्ध किसी बुक में रख देते हैं ना। तो जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठे हूँ, गांव में क्या होता था कि कई महिलाएं बैठ के अपने जो उनके रोज की दिनचर्या होती थी उस पे आधारित एक लाइन आपने बना दी, दूसरी लाइन यहाँ पे किसी ने, तीसरी मैंने, तो ऐसे करके एक लोकगीत बन जाता था। मतलब आम जनमानस से जुड़ी हुई जो चीजें होती थी कि अगर वो किसी पेड़ के बारे में भी बात कर रही घास काटते हुए, तो वो उसी पे गीत बना देती थी, क्योंकि मनोरंजन के साधन नहीं होते थे। अब हमारे पास क्या है कि फोन हो गए हैं, अब लोग पढ़े लिखे हो गए, कोई जॉब में बिजी हो गया, 36 चीजें हैं मनोरंजन के लिए। टीवी है, मैच, क्रिकेट मैच देख लेते हैं लोग, फिल्में देख लेते हैं। तो गांव में ये सब सुविधाएं नहीं होती थी, तो वो अपने मनोरंजन के लिए जो उनकी आप बीती होती थी, कोई अगर किसी को अपने मायके की याद आती थी तो वो आपस में खुदेड़ गीत गा लेती थी। तो इस टाइप से लोग गीतों की उत्पत्ति हो गई थी, जिसमें हमारी पीड़ा भी होती थी, प्रकृति से रिलेटेड गीत भी होते थे और रोज की जो दिनचर्या होती थी वो भी होता था, सम्मिलित होता था। कोई पसंदीदा लोकगीत आपका जो आप हमें सुनाए? हाँ, मैं जब पहली बार एक प्रोग्राम में जब मैं जुड़ी थी किसी मंच से, तो हम जो पहला लोकगीत जो हमने सीखा था उस समय ग्रुप के साथ, वो था बांझे की जड़ियों को ठंडो पानी, बांझे की जड़ियों को ठंडो पानी, निरपानी का डांडा मोड़ा, बांझे की जड़ियों को ठंडो पानी। इस टाइप से वो गीत था, भी थोड़े लिरिक्स याद नहीं, वो 20 साल पहले की बात है। नहीं, तो इसको हम गाते थे। हाँ, तो मतलब इसमें वही है ना कि बांझ की जो जड़ है, उसका ठंडा, तो वही जैसा आप बता रही थी कि हमारी जो दिनचर्या होती है, उसी में। और एक गीत मैंने गाया भी था, झुमका, वो लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो उसमें उस गीत में ये है कि जैसे हमारे पहाड़ में अभी भी हैं, जैसे महिलाएं हैं, जैसे जेठ या ससुर की थोड़ी वो झिझक मानती हैं या पर्दा करती हैं, थोड़ा है हमारे उत्तराखंड में ये चीज़ें अभी भी। तो उस पर आधारित एक हस्बैंड वाइफ का गीत था। तो जैसे पहले क्या होता था कि अगर, जैसे मैंने बताया, मनोरंजन के यही साधन होते थे कि लोग अपने खेतों से काम करके आते थे, उसके बाद शाम को बैठना और चौपाल लगा के या कभी झूमेलो कर लिया, थड़ या चौपला कर लिया, ये उनके मनोरंजन हुआ करते थे उस टाइम पे। खैर हमने तो वो लाइफ नहीं जी, हम भी खुद ऋषिकेश रहे, बट ये हमने चीज़ें सुनी है अपने पुराने लोगों से, तो ये चीज़ें होती थी। ये नॉर्मल, ये सभी को मालूम है कि वहाँ पर उस समय शायद टीवी भी नहीं हुआ करते होंगे मनोरंजन के लिए, बिजली नहीं होती थी गाँव में। अब तो थोड़ा बहुत सब जगह पहुँच ही गई है, बट जो इंटीरियर के जो गाँव होते थे,
तो उसमें हस्बैंड वाइफ ये है कि जैसे रात के पूरा लोग बैठे हैं गांव के लोग, तो उसमें झुमेलो लग रहा है, तो उसकी वाइफ का मन हो रहा है कि मैं भी नृत्य करूं इसमें, और वो अपने वाइफ से कह रहा है हस्बैंड कि तुम मोरी में बैठी तरसावणी रहंदी झुमका लाण नहीं आंदी, मतलब तुम तरस रही हो मोरी में बैठ के, बट तुम आ क्यों नहीं रही हो नृत्य के लिए। तो वो कह रही कि जेठा जी छाजा में बैठे हैं ना झुमका लाण का खन, जेठ बैठे हैं उनके सामने मैं कैसे डांस करूँ। हाँ। तो उसकी मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। जरूर। मोरी मां बैठी तरसाणी रोंदी झुमका लाण नी आंदी, मोरी मां बैठी तरसाणी रोंदी झुमका लाण नी आंदी, झुमका लाण नी आंदी, झुमेलो खेलण नी आंदी, झुमका लाण नी आंदी, झुमेलो खेलण नी आंदी। और वाइफ क्या उसका रिप्लाई कर रही है, जेठा जी छाजा मां बैठा न झुमका लाण कखन, जेठा जी छाजा मां बैठा न झुमका लाण कखन, जो तो मेरो भी बोदो मी भी खेलो झुमेलो, जो तो मेरो भी बोदो मी भी खेलो झुमेलो, जेठा जी छाजा मां बैठा न झुमका लाण कखन। बहुत सुंदर। हाँ, ये फिर वो वार्ता टाइप चलती थी ना, हाँ, ये दोनों वाद क्या? संवाद टाइप का, हाँ, क्वेश्चन कर रहा है तो वो क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। बिल्कुल। पर बहुत ही अच्छा गाती हैं आप, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पहली बार ऐसे सामने सुनने में तो बहुत सुंदर, मतलब अच्छा लग रहा है आपको सुनना सामने से। थैंक यू। तो मैम, जो ये आप मांगल जो आपने गायन विधा जो शुरू की है, तो इसमें आप लोगों की कितने लोगों की टीम है और कहाँ कहाँ तक आप लोग जाते हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड में बहुत जगह हम लोग जाते हैं, जौनपुर की क्षेत्र में भी हम लोग गए थे काफ़ी पहले, पौड़ी जाते हैं, देहरादून में तो होते ही रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम गाज़ियाबाद गए थे। बाकी बाहर से बहुत से कॉल आते हैं, कई बार होता है कि सामने वालों को इतना बजट नहीं बनता, क्योंकि बाहर आने जाने में बहुत लग जाता है। हाँ, ये है। अभी मुझे जयपुर से भी कॉल आया था कि आप कितने लोगों की टीम आप आओगे, ये मैंने कहा भाई आने जाना इतना लग जाता है, रास्ते का खाना पीना, जयपुर जाना है, तो कई बार होता है पार्टी वालों का बजट नहीं होता, तो फिर इस वजह से भी हम लोग जाते हैं, क्योंकि वो पूरा खर्चा उसमें निकालना पड़ता है। तो कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी देखिए वो रिक्वायरमेंट भी होती है। अच्छा। पार्टी वालों की वैसे मतलब मोस्टली होती है 4 या 5 महिलाएं जो होती हैं उसमें गाती हैं, 3-4 हमारे म्यूजिशियंस होते हैं, और लोकल में फिर साउंड सिस्टम भी हमारा उसमें अपना होता है। लगा लीजिए मतलब 8-9 लोगों की टीम तो होती है। सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा इस संगीत वाले जीवन में? कोई संघर्ष ऐसा था जो फेस करने में बड़ी दिक्कत आई हो, कोई ऐसा संघर्ष? हाँ बिल्कुल, शुरुआती तौर पे, क्योंकि मैं बात बता रही हूँ कि मुझे 23-24 साल तो हो गए हैं। अच्छा। अब तो लोग बहुत अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जब से सोशल मीडिया हो गया कि इसमें लोगों को पहचान मिल रही है, तो अब हर सबके पेरेंट्स भी करते हैं। खैर मम्मी पापा की तरफ से तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बट होता है कि समाज में लोग बहुत से बोलते थे कि इतने आप लोग इतने दूर दूर लड़की को भेज रहे हो प्रोग्राम के लिए, लेट नाइट होती है प्रोग्राम, लोग रात रात को घर आ रहे हैं, अब प्रोग्राम होंगे तो लेट भी होगी, लोग बाहर जा रहे हैं, 1-2 दिन के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। फिर शादी हो गई थी, फिर बेटा बहुत छोटा था। मैं पहली बार अपने बेटे को जब वो 3-4 महीने का हुआ था, मैं इलाहाबाद गई थी प्रोग्राम में, अब मुझे पूरे रास्ते भर उसकी याद आई कि मैंने कहा मैं कैसे इतने बच्चे, हालांकि मेरी सिस्टर आई हुई थी मेरे घर पे उसको देखने के लिए, छोटी वाली, तो मतलब मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं कब घर पहुंचूंगी, मेरा बेटा घर में छूट गया। उसके बाद मैंने कहा जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा मैं कभी इतनी दूर के प्रोग्राम नहीं करूंगी। फिर वो 2-3 साल का जब हो गया तब मैं दूर जाने लगी, उसके तब मैं लोकल ही करती थी जब वो छोटा था। तो उस दिन मुझे बहुत ख़राब लगा कि मतलब मैं अपना छोटा सा 2-3 महीने का बच्चा छोड़ के मैं कैसे इतनी दूर आ गई। नहीं, एक माँ को तो लगेगा। हाँ, फिर संघर्ष ऐसा भी होता है कि हम गांव में ऐसे इंटीरियर गांव में हम लोग गए जहाँ में 5-6 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ के, हमें कई बार मालूम नहीं होता था। हाँ। हमें लोग बुला तो लेते थे, बस बोलते थोड़ा सा पैदल है गाँव में के लिए, तो थोड़ा सा ही बोलते हैं वो। अभी भी मुझे एक फ़ोन आया मई के लिए, बोल रहे 4-5 किलोमीटर ऊपर मंदिर है, वहाँ आपने कार्यक्रम देना है। थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा ही, हम तो जाते रहते हैं। मैंने कहा आप लोगों को आदत है, हम लोगों को इतनी आदत नहीं होती। तो एक बार का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। मंगलेश जंगवाल जी के साथ हमारा एक प्रोग्राम था जोशीमठ की माड़ा में। अच्छा। वो 12 किलोमीटर की चढ़ाई थी। अच्छा। वो चढ़ाई हमने शायद ही कभी नहीं चढ़ी 12 किलोमीटर जाके फिर वहाँ परफॉर्मेंस भी करना। हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे देहरादून से, सर्दियों का टाइम था।
शाम को 6 बजे हम जोशीमठ पहुँचे। उसके बाद गांव वाले हमें लेने आए हुए थे नीचे। उन्होंने कहा थोड़ा सा है कि कहीं गांव ही नहीं दिख रहा था। हमें नहीं मालूम था रात को अंधेरे में हम चल रहे हैं। 6 बजे चलना शुरू हम लोग हुए थे, रात के 12 साढ़े 12 बजे हम उस गांव में पहुंचे। पूरा अंधेरा रास्ता। अच्छा। बहुत मतलब अब गांव में तो बाघ और भालू की भी बहुत डर होती है, जंगल जंगल का रास्ता। उस समय मुख्यमंत्री निशंक जी थे, वो तो अपने हेलीकॉप्टर से आए। उनके लिए जो पुलिस फोर्स लगी थी वो भी हमारे साथ पैदल पैदल चल रही थी रात को। अच्छा। सुबह फिर हमें परफॉर्मेंस करनी थी वहाँ पे। अब फिर जब हम पहुंच गए, हमने कहा यार अब तो हम आधे रास्ते में ऐसे पहुंच गए कि हम वापस भी नहीं भाग सकते। हमें जाना ही पड़ेगा ऊपर। और उसके बाद फिर हम ये झूर रहे थे मन में कि हमें सुबह उतरना भी है यहाँ से। पर उतरने में उतनी दिक्कत नहीं होती है हाँ, ना? पर पैर कांप रहे थे। वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, जोशीमठ के तो पहाड़ भी बहुत वैसे हैं। वो खड़ी चढ़ाई थी, तो जब हम उतर रहे थे खड़े पहाड़ है उधर एकदम। हाँ। तो ऐसे ऐसी जगह भी हमें जाना पड़ता है। कभी ऐसा मन हुआ कि छोड़ो, मतलब कभी ऐसा हुआ कि ड्रॉप कर दें इसको, छोड़ो? हाँ, जब ऐसी मुश्किलें देखते हैं कि अब जैसे पहाड़ों में क्या होता है, जब कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी परसों देवाल थी, इतना लंबा सफर करके रास्ते बहुत खराब है। तो वहाँ ये पिछली बार बरसात से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो पहुंचे हम, उसके बाद रात को 10 साढ़े 10 बजे कार्यक्रम शुरू होता है। रात के 1-2 बजे तक हम लोग फ्री होते हैं। फिर रात को डिनर हो रहा है हमारा 2 बजे। कभी होता है कि प्रोग्राम से पहले नहीं खा पाते हम लोग, कि उसके बाद एक तो लंबा सफर किया है, जाके हम डिनर करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, सोने का मन होता है थकान से। तो हम कई बार खाना नहीं खाते कि हम कार्यक्रम के बाद ही खाना खाएंगे। तो उससे हमारी दिनचर्या में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। और रात के 2 बजे हम फ्री हो रहे हैं, चेंज करते करते फिर हम 2:30-3 बजे सो रहे हैं। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है कि दूसरी जगह कार्यक्रम है। तो थोड़ा बॉडी थक तो जाती है, रेस्ट तो नहीं मिल पाता। फिर सोचते हैं यार अब नहीं, इसके बाद थोड़ा टाइम, फिर अगले बार फिर तब तक कोई फोन आता है तो लगता है यार घर पे भी कैसे रहेंगे अकेले, क्योंकि इतने टाइम से काम कर रहे हैं, कर लेते हैं। चलो, मैंने कहा थोड़ी फिर हिम्मत आ जाती है कि चलो उठो करते हैं। पसंदीदा लोक गायक कौन है आपका? मतलब अगर मैं बात करूं आपके अलावा, आपको उत्तराखंड में कौन है जो पसंद है, जिनके गाने पसंद हैं? मुझे नेगी जी के गीत बहुत पसंद हैं। और किशन महिपाल जी के गीत भी मुझे अच्छे लगते हैं। राही जी के साथ भी हमने काम किया, उनके भी जो लोकगीत थे मुझे बहुत अच्छे, उनकी गायकी बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे और भी गीत हैं। गजेंद्र राणा जी जिनके साथ मैं बहुत कार्यक्रम करती हूँ। मतलब वैसे वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है। वो कभी किसी भी गायक, जैसे बहुत से होते हैं कंपटीशन की भावना रखते हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं होता। वो हर किसी को मौका भी देते हैं और इंसान भी अच्छे हैं वो। और ऐसे और भी कलाकार हैं, जैसे वीरेंद्र राजपूत जी हैं। किशन भाई के साथ भी मैंने काम किया है, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। बाकी सिंगिंग भी उन लोगों की बहुत अच्छी है। मुझे अनुराधा दीदी जी की आवाज़ बहुत पसंद है। और मीना दीदी, उनकी भी मुझे सिंगिंग पसंद है। उनका नेचर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने अलावा कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, कभी मन हुआ हो किसे मैं गाऊं? ऐसे तो बहुत से गीत हैं वैसे, और सिंगर्स के भी। कोई ऐसा जो आपको पसंद हो और आप हमारे लिए सुनाएं? अच्छा, ऐसे गीत, ऐसे थोड़ा मैं कंफ्यूज होती हूँ कि कौन सा सोचूं, क्योंकि बहुत सारे पसंद हैं। बहुत सारे पसंद हैं। ऐसे तो नेगी जी का मैं आपको सुनाती हूँ। नेगी जी के साथ भी आपने गाया है, बता रहे थे? हाँ, एक नेगी जी के साथ बाडुली सॉन्ग मैंने गाया था। अच्छा। वो प्रमोशनल सॉन्ग था। एक न्यूजीलैंड की संस्था है बाडुली। अच्छा। तो जब वो लोग न्यूजीलैंड जा रहे थे, तो उसके प्रमोशनल, उसके प्रचार के लिए, उस कार्यक्रम के लिए उन्होंने वो गाना बनाया था। तो वो उनके साथ मुझे मिला था गाने के लिए। अच्छा जी। तो मैं नेगी जी का ही कोई एक गीत सुनाती हूँ आपको। कभी सीला पाखो रीटू, कभी तेला घाम, घास नीचा डाली माजी, ये लोला डाडामा, कभी सीला पाखो रीटू, कभी तेला घामा। मैं तकी है रयाली डांडी, धार मां दिखेंदा, मैं तकी है रयाली डांडी, धार मां दिखेंदा, टपराणो रेंदू माजी, आंसू नी थमेंदा,
कभी सीला पाखों रीटू, कभी तैला घाम। मैम जैसे कि आप भी उत्तराखंड से हैं, हम भी उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड के जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो उनको क्या कहेंगी आप? उत्तराखंड के बाहर जाके काम करना उनकी मजबूरी है, पर हमेशा ये कहना चाहूँगी, ये संदेश देना चाहूँगी, आप चाहे उत्तराखंड से बाहर रह के कुछ भी कर रहे हो, पर ज़रूर अपने गांव में आएँ। अपने जो घर की ज़मीनें हैं, जो खेत हैं, उनको आप ज़रूर देखें। अपने घरों की मरम्मत करें, और अपने जब भी आपको छुट्टी मिले, छुट्टी आपकी हो, तो अपने बच्चों को बाहर विदेश घुमाने से बेटर है कि आप अपने गांव में घुमाएं, और अपने उत्तराखंड की ज़मीनें कभी ना बेचें। मैं यही संदेश देना चाहूँगी, उन्हें ज़रूर संभाल के रखें। आजकल जो युवा गायक हैं ना, बहुत सारे युवा गायक आ रहे हैं, जैसे आपने शुरू में ही बताया था कि कुछ फ्यूज़न कर रहे हैं, कुछ नए नए धुनें ला रहे हैं, कुछ इस तरह से गा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? कुछ गायक जो नए हैं वो मुझे अच्छे भी लगते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने संस्कृति को लेके भी चलते हैं और म्यूज़िक भी थोड़ा नया कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी भी है नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए, क्योंकि हमेशा हर चीज़ पुरानी नहीं चलती। हम ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते कि आप उसको पसंद करो, नई पीढ़ी को जो ऑडियंस है। तो बस हमेशा ही चाहूँगी कि कुछ गायक अगर अपने शब्दों का चुनाव भी अच्छे से करें, अपने पुरानी चीज़ों को देखें, समझें, उनको पढ़ें, उन पर थोड़ा अध्ययन करें, तब जाके अपने गीत निकालें तो अच्छा लगेगा। अपने मतलब थोड़ा सा अध्ययन के साथ जी बिल्कुल आप लोग आएँ। फ्यूचर के लिए क्या प्रोजेक्ट्स हैं मैम? मांगल और लोकगीत तक ही हैं या फिर कुछ और भी आप सोच रही हैं? नहीं, अभी बहुत से सॉन्ग्स हैं मेरे जो रिकॉर्डेड हैं, कुछ चैनल से भी आने वाले हैं। किसी वजह से अभी उनमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जब हम दूसरे चैनल्स को गाना देते हैं तो थोड़ी उनकी अपनी कुछ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होती होंगी। अभी एक गाना मेरा PR फिल्म्स पे आने वाला है बहुत जल्दी। अभी वो अपनी एक फिल्म में लगे हुए थे, सुरकंडा, तो इस वजह से वो उसका वीडियो नहीं शूट कर पा रहे थे। तो शायद मार्च या अप्रैल तक मेरा नया सॉन्ग भी आपके सामने होगा। 2-3 गीत और हैं, एक मैं अपने चैनल के लिए कर रही हूँ, तो बहुत जल्द आपको नए प्रोजेक्ट सुनने को मिलेंगे। जिनका मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी आए वो मार्केट में, तो हम भी ऑडियंस के सामने कुछ अपने नए गीत रखें। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे कुछ भी सुने, हिंदी, पंजाबी, कुछ भी, पर अपने उत्तराखंड के गीतों को ज़रूर सुने। अपने बच्चों के साथ अपने उत्तराखंड की भाषा में ज़रूर बात करें, और जो हमारी उत्तराखंड की फ़िल्में बन रही हैं, आप उन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों में ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कलाकारों की। जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनका पैसा भी लगता है अपना। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बहुत सा पैसा लगा के इस काम में, मतलब वो ये नहीं सोचते कि फ़िल्म चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत नुकसान होता है अगर सिनेमा घरों में लोग ना आए। तो यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग देखें अपने उत्तराखंड की, जिसकी वजह से आज हमारी संस्कृति भी लोग देखने जानने को मिलेगी नई पीढ़ी को। तो यही रिक्वेस्ट है। आपकी बात से मुझे एक चीज़ यहाँ पे अभी ध्यान आई है, जैसे आपने कहा है कि जो हमारी मूवीज़ आ रही हैं, जो गढ़वाली मूवीज़ आ रही हैं, आप अपने बच्चों को, लेकिन कई बार हम लोग जैसे बाहर होते हैं मैम, तो हमें ये भी सुनने में आता है कि वो क्वालिटी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। जो हमारी आप देखेंगे उसमें, अगर टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बात करूँ, तो गढ़वाली का जो टच है, वो हीरोइन हो या हीरो, कुछ नए बच्चे तो इस तरह से गढ़वाली बोलते हैं, वो गढ़वाली लगती ही नहीं है। तो ये चीज़ें भी निकल कर आती हैं। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना होता है कि जो अब मूवीज़ की जो बाढ़ सी आ गई है, वो सब्सिडी को लेकर आई है। मतलब प्रोजेक्ट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सब्सिडी कहीं ना कहीं लेनी है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि क्वालिटी वो अभी हम नहीं दे पाए हैं, या हमारा सिनेमा कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाता है अभी तक, आज दिन तक? बिल्कुल। मैं देखिए, सब्सिडी भी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में कोई इतना नहीं है किसी के पास पैसा की फिल्में बनाए। वो अच्छा भी किया सरकार ने सब्सिडी के लिए, बट मैं चाहूँगी जो मूवी बना रहे हैं जितने भी लोग, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, उसको उस पैसे को उसमें लगाना भी ज़रूरी है। अच्छे एक्ट्रेस लो, उनको अगर गढ़वाली नहीं आती, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दो, उनको सिखाइए, अच्छी सी प्रैक्टिस करवाइए। उनको आनी भी चाहिए, कि लगना चाहिए कि गढ़वाली बिल्कुल फ्लो में वो बोल रहे हैं। और थोड़ी एक तो स्टोरी कुछ आप नया लेके आए,
स्टोरी में भी दमदार होनी चाहिए, बिल्कुल। अभिनय अच्छा होना चाहिए, और टेक्निकल जो थोड़ा आजकल नया, क्योंकि जो बच्चे हमारे आज हॉलीवुड की या बॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं तो वो कंपेयर करते हैं फिर उससे। हालांकि हमें तो अच्छा लगता है, मतलब हम इसलिए क्योंकि हम जुड़े हैं उन चीज़ों से, इसलिए हमें पसंद, जुड़े हैं हमारे, कि हमें अच्छा लगता है कि चलो हम अपने गढ़वाल की मूवी देख रहे हैं, हमें गढ़वाल के घर देखने को मिल रहे हैं, उसमें जो उनकी समस्या उस सब हमें तो अच्छा लगता है। पर नई पीढ़ी को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी नहीं है, तो वो टेक्निकली देखते हैं उस चीज़ को, यार इसमें कैमरे में मज़ा नहीं आ रहा है, या बहुत सी टेक्निकल कमियां उसमें होती हैं, तो उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। और स्टोरी भी थोड़ी कुछ नयापन भी होना चाहिए। अधिकतर मैंने देखा कई मूवियों की सेम स्टोरी होती है, वही गांव का प्रधान, एक दुखियारी माँ, ये बहुत पुरानी स्टोरी हो चुकी है, कुछ और नया होना चाहिए। वही मैं भी, क्योंकि हम लोग भी कई बार, क्योंकि हम भी जनता के बीच से ही आते हैं, तो इस तरह की बातें भी निकल कर आती हैं कि कोई अच्छी मूवी होती है तो जनता खुद चली जाती है, लेकिन अगर आप नहीं जनता को खींच पा रहे हैं तो इट मीन्स आपके कहीं ना कहीं जो आप परोस रहे हैं मेहनत करना, उसमें मेहनत की कमी लगती है। और इवन सबसे ज्यादा तो तब होता है जब वो गढ़वाली मूवीज में जो गढ़वाली बोली है वही प्रॉपर नहीं बोली जाती है। हम लोग भी जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं, बट अगर हम गढ़वाली बोलेंगे तो प्रॉपर गढ़वाली बोलते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। वो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी हैं उसमें उनको ध्यान देना ही चाहिए इस बात का। तो बड़ा अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत कुछ जानने को भी मिला। तो इसको वाइंड अप करते हैं आपके एक बहुत पसंदीदा गीत के साथ आपकी आवाज़ में। हाँ जी, एक गीत मैंने गाया था, नवीन सिमवाल जी अब बेचारे हमारे बीच में नहीं रहे, जिनका बामणी गाना भी फेमस हुआ था, उनके साथ एक सेकंड बामणी 2 मैंने गाया था। अच्छा। सुन ले जरा कांछा। तो वो पलायन पे आधारित था, कि जैसे पलायन हो गया है, वहाँ पे जो गांव के पुराने जो पंडिताई करते हैं, ब्राह्मण की जो वाइफ होती है बामणी, उसका, और जो अब आप देख रहे होंगे हमारे उत्तराखंड में लोग तो खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, बाहर से आके जैसे नेपाली आके खेती कर रहे हैं, तो उसका और ब्राह्मणी जो बामणी है उनका वाद संवाद है, मतलब वो उस पे आधारित मैंने गीत गाया था। लोगों ने बहुत ही पसंद भी किया था। नवीन सिमवाल जी की उनके द्वारा लिखा हुआ गीत है, और बहुत अच्छे कलाकार थे। अगर इस समय वो होते तो उनकी कमी थोड़ी खलती है, कि वो एक ऐसे टॉपिक पे गाने लिखते थे कि मुझे रियल होता था। तो वो आपको मैं 2 लाइन सुनाऊंगी जरूर। सुन ले जरा ए कांछा, सुन ले जरा, हाँ सुन ले जरा ए कांछा, सुन ले जरा, घटवड़ी हुएगी भारी, मेरो घटवड़ी हुएगी भारी, अरे घर तक पहुँचे दे मेरी कमर दुखी भारी, सुन ले जरा ए कांछा, सुन ले जरा। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है, मतलब बता रही है अपने बारे में, नौना बुआरी स्यु कुटुमदारी, नौना बुआरी स्यु कुटुमदारी, परदेसों मछन बस्या रंत न रे बार कोई रह गया यख हम दुया, रंत न रे बार कोई रह गया यख हम दुया, 10-12 गाँव की छोटी जजमानी, पितर पुरखों की छोटी जजमानी, बिरती हौर कनाचन पुंगड़ी पटुली बांजा पड़ी, बुढ़ बुढ़ोन क्या जकन, पुंगड़ी पटुली बांजा पड़ी, बुढ़ बुढ़ोन क्या जकन, सुन ले जरा ए कांछा, सुन ले जरा। तो ऐसे ही पलायन पर है कि अब हमारे खेत भी बंजर पड़े हैं, जब बूढ़े बूढ़ियाँ बेचारे अकेले गांव में हैं, तो जब गांव में लोग ही नहीं है, तो उनके जजमान ही नहीं है, तो वो जजमानी भी कहाँ करेंगे। तो एक व्यथा भी है उनकी। नहीं, ये तो समझ आ रहा है। खैर बहुत अच्छा है, उन्होंने भावपूर्ण भी है बहुत ज़्यादा इसमें। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आप हमारे शो में आई, हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। आज जिनसे मिले वो हैं हमारी लोक गायिका पूनम सती जी, और आशा है आपको ये हमारी जो ये चर्चा थी उनके लोक संगीत को लेकर, मांगल को लेकर अवश्य पसंद आई होगी। और बहुत सुरीली आवाज़ उनकी है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप यूट्यूब में जाकर उनके गाने देखें, और बहुत ही अच्छे उनके गाने हैं, बहुत ही भावपूर्ण हैं, अर्थपूर्ण गाने उन्होंने गाए हैं। और पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा मैम के साथ बैठकर और बात करने में। आगे भी हमारे शो में इस तरह की पर्सनालिटीज़ समय समय पर आती रहेंगी। हम एक नए व्यक्तित्व और नए विषय के साथ फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।